तो रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ा युद्ध देखने को मिल रहा है और कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है किसी को भी। लेकिन देखा जाए तो इस युद्ध से दुनिया भर में जो फूड क्राइसिस है वो हमें देखने को मिली है, जहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों देश जो है वे गेहूं के और दूसरे अनाजों के बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपोर्टर हैं। जो गरीब देशों में और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है वहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना अनाज, जो भी गेहूँ है वो सब। लेकिन युद्ध के बाद से जो गेहूं का एक्सपोर्ट है इन दोनों देशों से वो बहुत ज़्यादा गिर गया है या बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोकस करेगा तो एक्सपोर्ट पे करेगा या फिर युद्ध पे करेगा, तो ऑब्वियसली वो युद्ध पे करेगा, अपनी जान बचाने की सबसे पहले कोशिश करेगा। लेकिन हम फूड क्राइसिस को भी इग्नोर नहीं कर सकते और इसी चीज़ को देखते हुए तुर्की और यूनाइटेड नेशन ने यूक्रेन और रशिया को अप्रोच किया ताकि वहाँ पर एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जा सके। वहाँ पर रशिया हमला नहीं करेगा और वहाँ पर फूड का जो पासेज है वो बन जाएगा, यानी कि अब वहाँ से फूड ग्रेन जो भी है वो सब पास होते रहेंगे, शिप होते रहेंगे, एक्सपोर्ट होते रहेंगे। लेकिन अब रशिया इस डील से पुल आउट कर चुका है, यानी कि इसका मतलब है कि दुनिया में फिर से एक बार खाने पीने की कमी होने वाली है और फूड क्राइसिस हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CNN का आर्टिकल है ये, रशिया सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन इन यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन एक्सपोर्ट डील विद यूक्रेन। 29 अक्टूबर का ये आर्टिकल है। यहाँ पर कहा गया है कि रशिया ने जो यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन एक्सपोर्ट डील थी ना यूक्रेन के साथ, वो सस्पेंड कर दी है, लेकिन अभी भी विड्रॉ नहीं की है। तो विड्रॉ और सस्पेंड में काफ़ी फ़र्क है। सस्पेंड मतलब रोक देना उसे, लेकिन उससे निकलना नहीं। सस्पेंड में ऐसा होता है कि बाद में चांसेस होते हैं कि वो वापस से रिवाइव हो जाए। और इसी तरह से द मॉस्को टाइम्स, रशिया सस्पेंड पार्टिसिपेशन इन यूक्रेन ग्रेन डील, ये भी 29 अक्टूबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और ये चीज़ पूरी दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तो तब से दोनों ही देश कुछ भी फूड से रिलेटेड सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही फर्टिलाइज़र कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी। और ये समझा जा रहा था कि अब पूरी दुनिया में खाने पीने की कमी हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूँ, सनफ्लावर, बार्ली और फर्टिलाइज़र के टॉप एक्सपोर्टर्स में आते हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध से दोनों में से कोई भी अपने गेहूं या बार्ली या सनफ्लावर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में दुनिया ने इस चीज़ को समझा और यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने एक ग्रेन डील को रूस और यूक्रेन के बीच फाइनलाइज किया, जिससे यूक्रेन अपने अनाज को गरीब और फूड इनसिक्योर देशों में भेज सके और वल्नरेबल लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रूस की ब्लैक सी फ्लीट के एक डिस्ट्रॉयर, यानी कि एक शिप पर जिस पर मिसाइल वगैरह लगे होते हैं, उस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए, जिससे शिप डूबा तो नहीं लेकिन उस शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो सवास्तोपोल जो क्रीमिया में वहाँ पर खड़ा था, तो वहाँ पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो गए। तो इस चीज़ से रूस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और रूस ने ये डील कैंसिल तो नहीं की, सस्पेंड कर दी। और अब रूस किसी भी शिप को अलाउ नहीं करेगा उससे पास होने के लिए कि भाई अब कोई सा जहाज़ नहीं जाएगा, वरना तो हम हमला कर देंगे। और यूक्रेन ने भी इसको कंफर्म किया है और बोला है कि लगभग 200 के आसपास कार्गो शिप तैयार तो खड़े थे, लेकिन सिर्फ 10-15 ही के आसपास ही यूक्रेन से निकल पाए हैं। अब देखा जाए तो ये ग्रेन डील पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यूक्रेन में यूरोप का सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है। यूरोप का सबसे बड़ा गेहूँ का एक्सपोर्टर भी यूक्रेन ही है। तो ऐसे में उन देशों को समस्या होने वाली है जो गरीब हैं और जहां पर गेहूं पैदा नहीं होता है। लेकिन अब देख लेते हैं कि ये ग्रेन डील पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और ये ग्रेन डील क्या है। तो देखिए, यूक्रेन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है, यानी कि अनाज का एक्सपोर्टर है, जिसमें गेहूं, बार्ली और मक्का आते हैं। और हर साल 45 मिलियन टन अनाजों का यूक्रेन एक्सपोर्ट कर देता है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर में से एक तो है, लेकिन भारत की आबादी ही इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर कंजम्पशन भी उसके हिसाब से होता है, तो जिससे एक्सपोर्ट के लिए गेहूं और दूसरे अनाज बच नहीं पाते हैं। और हर साल भारत मुश्किल से ही 10 मिलियन टन के आसपास ही ग्रेन एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में यूक्रेन दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यूक्रेन को यूरोप के अनाज की टोकरी कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो तब से अनाज, खाने पीने का सामान, सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट रुक गया। और ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि इस मामले में रूस भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन युद्ध की वजह से इसका भी एक्सपोर्ट गिरा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में इन दोनों देशों का अनाज नहीं पहुँच पा रहा है और इससे अल्टीमेटली सप्लाई कम हुई है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। और जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो तब
प्राइस बढ़ जाते हैं और पूरी दुनिया में अनाज के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और इससे दुनिया के काफ़ी सारे देशों में फूड क्राइसिस आ गई थी और उन्हें नहीं पता था कि अब खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आएगी, कैसे लोगों का पेट भरा जाएगा जो पहले से ही काफ़ी गरीब है। तो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी और इससे दुनिया भर में फूड क्राइसिस हो गई थी। और इसी फूड क्राइसिस को देखते हुए एक ग्रेन डील की ज़रूरत महसूस हुई जो वॉर के टाइम में भी एक्सपोर्ट किया जा सके और इसके लिए सामने आया तुर्की और यूनाइटेड नेशन, जिसने 22 जुलाई को एक ग्रेन डील फाइनल की जिसके तहत अनाजों से भरे हुए शिप को बिना किसी अटैक के पास किया जाएगा और एक्सपोर्ट के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाया जाएगा, मैरीटाइम सेफ कॉरिडोर बनाया जाएगा जिस पर रूस कोई हमला नहीं करेगा। और ये इवेंट युद्ध के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था जब यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था यूएन और तुर्की की मौजूदगी में। और इस डील से यूक्रेन अपने अनाजों, फूड प्रोडक्ट और फर्टिलाइज़र को सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर के जरिए एक्सपोर्ट करेगा, जिससे यूक्रेन के लिए 3 पोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाएगा जो है ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और यूजनी। लेकिन यहाँ पर रूस को ऐसा शक था कि जो जहाज़ यहाँ पर अनाज भरने के लिए आएंगे ना यूक्रेन के पोर्ट्स पर, उसमें वेपन्स भी हो सकते हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए पहुँचाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई जिसको मैं तुर्की बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है पूरा का पूरा ग्रेन एक्सपोर्ट डील का कॉरिडोर जहाँ पर 3 यूजनी, ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क पोर्ट से यहाँ पर सामान को भेजा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई सा जहाज़ आएगा इन पोर्ट्स पर किसी भी पोर्ट्स के ज़रिए, तो इसका जो एक कॉरिडोर होता है ना वो इस्तांबुल होकर ही जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्लैक सी का कोई एक्सेस अगर कहीं से है तो वो इस्तांबुल होते हुए है जहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट होता है। तो यहाँ से कोई सा शिप अगर यूक्रेन अनाज भरने के लिए जाएगा तो सबसे पहले इस्तांबुल रुकेगा और चेकिंग की जाएगी वहाँ पर रशिया के ऑफिशियल्स के द्वारा कि इसमें कोई वेपन्स तो नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें कोई वेपन्स नहीं है तो वापस से ये यूक्रेन जाएगा और अनाज भरा जाएगा और वापस से ये इस्तांबुल के रास्ते दूसरे देशों में जाएगा। अब वापस से जब ये अनाज भरकर इस्तांबुल के रास्ते आएगा तो इस्तांबुल में भी इसमें चेकिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं इसमें कोई वल्नरेबल सामान तो नहीं है या कोई वेपन्स तो नहीं है। और जब इसमें कंफर्म हो जाएगा कि कोई वेपन्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे दिक्कतें हो, तो वापस से इसको गेहूं से भरे हुए शिप को भेजा जाएगा और अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन अब ये बात करते हैं कि इस ग्रेन डील से क्या अचीव किया गया है। तो देखिए इस ग्रेन डील ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों देशों के युद्ध के समय दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अनाज एक्सपोर्ट में सहयोग किया जो काफ़ी रेयर है। और दूसरी बात यह है कि ये डील 4 महीने तक चली, लेकिन इन 4 महीने के दौरान ही लगभग 400 शिप, यानी टोटल में तो 397 थे, अगर राउंड फिगर में मान ले तो 400 मान लीजिए, तो 400 शिप के जरिए 9 मिलियन टन अनाज का एक्सपोर्ट यूक्रेन से किया गया था। और तीसरी बात यह है कि जब दुनिया भर में गेहूं और दूसरे अनाजों की कीमत ज़्यादा हो रही थी तो तब ऐसे में यूक्रेन के अनाज के मार्केट में आने से अनाज की कीमत 15% से भी कम हो गई थी, जो गरीब देशों के अनाज की ज़रूरतों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है इसकी कीमत कम होना। और इतना ही नहीं, ये डील इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा था कि जब 19 नवंबर को ये डील एक्सपायर हो जाए तो तब रूस और यूक्रेन को इस डील को वापस से रिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन ये एक्सपायर होने से पहले रूस ने इसे सस्पेंड कर दिया और इससे पहले रूस ने ये भी आरोप लगाया था कि जो अनाज यूक्रेन से एक्सपोर्ट हो रहा है वो यूरोप की तरफ जा रहा है, ना कि किसी अफ्रीका या किसी ऐसे गरीब देशों को जो हंगरी है, जो भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर नहीं जा रहा बल्कि यूरोप में जा रहा है। जबकि यूरोप के देशों ने रूस के इस आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गरीब देशों को ही जा रहा है। तो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बीच में चल रहे हैं। और जैसे ही रूस इस डील से निकला तो गेहूं के प्राइस में 6% की तेज़ी आ गई और इसके अलावा और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो अब शायद दुनिया में महंगे दामों पर अनाज खरीदने के लिए दुनिया को तैयार होना होगा और अब गरीब देशों को बहुत सारे देशों की तरफ देखना होगा जहाँ पर पहले से ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है अनाजों का, जैसे कि अर्जेंटीना, वहाँ पर सूखा आया हुआ है, ब्राज़ील वहाँ पर सूखा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ पर सूखा से वहाँ पर प्रोडक्शन गिरा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं गरीब देश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस जंप हो रहा है। लेकिन इस चीज़ के बीच अब रूस क्या करेगा, ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा। तो देखिए यूक्रेन के छोड़े गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर रूस सामने आया है और कुछ अनाउंस भी किया है, जैसे कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर रूस दुनिया के गरीब देशों को 5 लाख टन अनाजों की सप्लाई करेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के। यानी कि रूस 5 लाख टन अनाज गरीब देशों को फ्री में देगा और इसके लिए रूस को किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है कि वो अभी इस डील को सस्पेंड कर रहा है लेकिन विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में रूस के वापस इस डील में आने की चांसेस है।
और वैसे भी रूस के ऊपर लगे हुए सैंक्शन से रूस के ग्रेन एक्सपोर्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेन एक्सपोर्ट पर इसके सैंक्शंस नहीं लगे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की मार्केट से यूक्रेन जैसा ग्रेन एक्सपोर्टर निकल गया है जो दुनिया के टोटल ग्रेन एक्सपोर्ट में 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस 10% के गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और शायद इसका असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत पर भी अनाजों के एक्सपोर्ट करने का दबाव आएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी अभी देखा जाए तो कुछ अनाजों की कमी हो गई थी और जो पीडीएस सिस्टम था ना, वहाँ पर भी गेहूं को देना बंद कर दिया था। तो ऐसे में भारत के ऊपर भी काफ़ी दबाव आने वाला है आने वाले समय में। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।